लेकिन ये मुसलमान भी तो गैंगस्टर ही था ना, इस पर इतना दर्द क्यों? मैंने अपने जीवन में शायद ऐसा पहली बार देखा है कि एक बेटा चला जाने के बाद, पति चला जाने के बाद, देवर चला जाने के बाद कोई भी महिला अगर कोई ऐसे मंसूबे नहीं रखती है कि उसको सही रहना है, या फिर किसी को मारने का मंसूबा नहीं रखती है, या फिर लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने की कोई ऐसे मंसूबे नहीं रखते, तो अब तक सरेंडर कर देते। 44 साल के इतिहास में क्या किसी और सरकार की इतनी हैसियत औकात हो पाई कि वो उसको कन्विक्ट करा पाए? नहीं करा। जिसका एनकाउंटर हुआ है, जो गैंगस्टर है, जो माफिया है, उसमें हिंदू मुस्लिम, अगर आप इस स्तर तक गिर जाएंगे कि उसमें भी हिंदू मुस्लिम ढूंढने लगेंगे क्योंकि आपको राजनीति करनी है या फिर मुस्लिमों के वोट लेने हैं, तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। अतीक जैसे को की तरफदारी करने से या उसकी तारीफ करने से उनको कोई फायदा होने वाला है? जस्टिस सही से डिलीवर इन 44 साल में हो गया होता तो ना आज अतीक और अशरफ इतने बड़े लोग बनते, ना यहाँ तक पहुँचते, ना ये चीज़ें होती, ना उन्होंने चैलेंज किया होता सीधा सरकार को। और ये सरकार को चैलेंज थोड़ी ना था, ये तो उत्तर प्रदेश को चैलेंज था, उत्तर प्रदेश की अस्मिता को चैलेंज था कि सड़क पर खड़े होकर उस आदमी ने उमेश पाल को मार दिया, उसके साथ 2 पुलिस वालों को मार दिया, उसके साथ एक उसको जो आपके लॉयर है उसको मार दिया और एक और आदमी को मार दिया। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या ने पूरे देश में सियासी घमासान को अलग तरीके से, एक अलग पैमाने पर लेकर जा चुका है। इस बीच अलग अलग राजनेता कई तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में फिलहाल योगी सरकार और उनकी कानून पर सबसे बड़ा सवाल उठा है। अतीक अहमद और अशरफ पर धनाधन गोलियां चलाई गई। उस बीच 27 सेकंड के बीच में जो गोलियां चली और इस बीच जिस तरीके से पुलिस ने पीछे मुड़कर ना कुछ किया, और इस पर सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर वो पुलिस मुस्तैदी से खड़े क्यों नहीं थे। हमारे बीच इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए शिवम त्यागी जी हैं। आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। सवाल के साथ स्वागत कर रहे हैं कि योगी सरकार की कानून किस तरीके से काम कर रही है। मुझे लगता है वो तो सभी ने देखा ही है। पिछले 6 साल से अगर हम बात करें तो किस तरीके से योगी सरकार कानून पर काम कर रही है, किस तरीके से चीज़ें हुई हैं, किस तरीके से लोगों को एनकाउंटर हुआ है, किस तरीके से लोगों को जेल में डाला गया है, किस तरीके से अपराधियों को देखा है कि प्लाकार्ड्स लेकर कहते हैं कि हमारी बेल कैंसिल करके हमें डाल दिया जाए जेल में, क्योंकि वो वहीं सेफ महसूस करते हैं अपने आप को। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि कोई भी माफिया, गैंगस्टर, चोर, चक्कारा, गुंडा जो भी है वो नहीं रहना चाहता उत्तर प्रदेश में। बाहर या तो जेल में रहना चाहता है। और जहाँ तक बात एनकाउंटर्स की है कि पुलिस का पहला अधिकार है कि जहाँ तक राइट टू डिफेंड है वो पुलिस का भी होता है। अगर कोई उन पर हमला करता है तो जाहिर है पलटकर उनको सबसे पहले अपनी सुरक्षा करना और उसके बाद उस व्यक्ति पर प्रहार करना वो उसकी जिम्मेदारी, और वैसा ही अक्सर होता है। आप कह रहे हैं कि सुरक्षा की बात कर रहे हैं आप, वो जो पुलिस की बात करते हैं प्रशिक्षण में उन्होंने यही कहा है। और लगातार सवाल इसलिए उठता है सर क्योंकि अतीक और अशरफ लगातार यही भी बात कह रहे थे कि हमारी सुरक्षा को यहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है, हो सकता है कि आने वाले समय में मेरी हत्या हो सकती है। जब इन बातों पर सवाल खड़ा किया जा रहा था तो पुलिस जो है चौकसी में क्यों यहाँ पे लापरवाही हुई? ये मेरा ऐसा मानना है कि अगर वो जिंदा रहते, निजी मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है वैसे बहुत सारे लोगों की सुरक्षा को और भी बहुत ज़्यादा खतरा। इसका ये मतलब तो है नहीं सर कि 3 बदमाश आएंगे और उसे धनाधन गोलियां मार देंगे। ये मतलब मैंने कहा कब के ये मतलब है? मैंने ये कहा कि उनके रहने से भी ऐसा हो सकता था। ये मेरा निजी मानना है। जहाँ तक बात उनकी सुरक्षा की चूक की है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि चूक हुई है। कहीं ना कहीं सरकार ने भी इस बात को एक्नॉलेज किया है। वहाँ के जो थाने के SHO हैं उनको सस्पेंड किया गया है, बाकी 16 लोगों को लाइन हाजिर किया गया है। और सरकार इस चीज़ में भी सख्ती से पेश आएगी कि कहाँ क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, या फिर क्या रीज़न है, इसके पीछे कौन लोग हैं, किस तरीके से है। लेकिन इस मामले में अगर ये कोई कहे कि अतीक को विक्टिम बना दिया जाए या अशरफ को विक्टिम बना दिया जाए तो वैसा नहीं है। जहाँ तक बात उनके ये होने की है, इस पर तो सरकार काम करेगी ही, देखेगी ही। लेकिन ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है और इस पहलू को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता कि जब आपके ऊपर 100 से ज़्यादा केस हों, जब आपके पूरे परिवार के ऊपर 164 से ज़्यादा केसेस हों, जब उसमें से 8 केसेस बलात्कार के हों, जब उसमें से 70 से ज़्यादा केसेस मर्डर के हों, और ये तो वो हैं जो रिपोर्ट कर पाए या हो पाए। वरना एक ज़माना ऐसा होता था कि जब चीफ मिनिस्टर के बराबर में कुर्सी अतीक अहमद की लगती थी तो आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोग उसके खिलाफ FIR भी करने की हिम्मत रखते होंगे। और तमाम लोगों के बाइट्स अब आप देख रहे हैं, तमाम पुलिस वालों के देख रहे हैं, तमाम जो उसके पीड़ित हैं, जो उसकी वजह से पीड़ित थे, उनके बाइट्स आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उसने अत्याचार किया है। तो कहीं ना कहीं जब आप इस तरह का गैंग वॉर करते हैं तो मुझे लगता है कि आपके दुश्मन भी पैदा होते हैं। लेकिन इस बात का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उनकी हत्या हो जाए। इस पर सरकार जरूर ध्यान रख रही है। और आगे आपने कहा कि अतीक विक्टिम नहीं मान सकते, विक्टिम कोई नहीं मान रहा। बात हमारे देश संविधान और कानून की है, और उसी कानून की है जिसकी दुहाई योगी सरकार देती है। उस पर बात हो रही है कि अब अगर योगी सरकार क्या नाकाम मानेगी इस बात को कि नाकाम थी वो 2 माफिया जो थे, उन पर जो कानून पे जितने मामले दर्ज हैं उन पर भी सुनवाई होनी थी, ना जाने क्या क्या होना था अभी, तो वो नाकाम रही, योगी सरकार नाकाम है, मानते हैं इस बात को?
न जाने क्या क्या होना था एग्जैक्टली, न जाने क्या क्या हो जाना चाहिए था एग्जैक्टली। 44 साल में एक माफिया के परिवार पर 164 केसेस हो गए, आज तक उसको कन्विक्ट नहीं करा पाए कोई भी। न जाने क्या क्या हो सकता था। हो सकता था कि ये जो सजा अब हुई है उमेश पाल के मामले में, अगर सही से सरकारों ने ट्रायल को आगे फोकस करके गवाहों का हॉस्टेज करके, जिस तरीके से उमेश पाल को जो है एक बार अगवा कर लिया था और उसको बाद मार पिटाई के बाद उसने बेचारे ने एफआईआर करने की कोशिश की, वो एफआईआर भी नहीं कर पाया। उसको आखिरकार एफआईआर लॉन्च कराने के लिए भी कोर्ट जाना पड़ा। बहुत कुछ हो सकता था लेकिन बहुत कुछ नहीं हुआ। इस प्रॉब्लम को इतना बढ़ने दिया गया, बढ़ाया गया। अगर समय से पहले, मुझे लगता है शुरुआती दौर में ही उसको कन्विक्ट करा दिया होता तो ये सिचुएशन आज नहीं होती। ये तो पहली बार में ही कहा कि पुलिस जिस तरीके से इस चीज़ों को करना चाहिए था शायद थोड़ा बेहतर कर सकती थी। लेकिन जहां तक बात अतीक अहमद की है, और जहां तक बात उनके लोगों की है, और जहां तक बात उसके गैंग वॉर की है, और जहां तक बात पुरानी सरकारों की है, और जहां तक बात तमाम चीजें हुई हैं, उसको लेकर कोई डिनाई नहीं कर सकता कि अगर जस्टिस सही से डिलीवर इन 44 साल में हो गया होता तो ना आज अतीक और अशरफ इतने बड़े लोग बनते, ना यहाँ तक पहुँचते, ना ये चीज़ें होती, ना उन्होंने चैलेंज किया होता सीधा सरकार को। और ये सरकार को चैलेंज थोड़ी ना था, ये तो उत्तर प्रदेश को चैलेंज था, उत्तर प्रदेश की अस्मिता को चैलेंज था कि सड़क पर खड़े होकर उस आदमी ने उमेश पाल को मार दिया, उसके साथ 2 पुलिस वालों को मार दिया, उसके साथ एक अब उसको जो आपके लॉयर है उसको मार दिया, और एक और आदमी को मार दिया। वो चाहते तो उसको घर में भी मार सकते थे लेकिन नहीं मारा। उन्होंने इस बात को बताया कि जैसे पहली सरकारों में हम सरकार से बड़े होते थे, माफिया होते थे, हम आज भी ऐसे ही हैं। पहली बात यह है कि सरकार ने हर संभव प्रयास किया कि चीज़ों को बेहतर तरीके से किया जाए। लगातार गायब रहना, भागे रहना, उसके बेटे का वो हुआ, फिर उसके जब उसका इनकाउंटर हुआ उसके बाद आज भी उसकी धर्मपत्नी अभी तक कहीं सीन में नहीं है। मैंने अपने जीवन में शायद ऐसा पहली बार देखा है कि एक बेटा चला जाने के बाद, पति चला जाने के बाद, देवर चला जाने के बाद कोई भी महिला अगर कोई ऐसे मंसूबे नहीं रखती है कि उसको सही रहना है, या फिर किसी को मारने का मंसूबा नहीं रखती है, या फिर लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने की कोई ऐसे मंसूबे नहीं रखते, तो अब तक सरेंडर कर देते। सरकार ने लगातार ये कोशिश की, लेकिन अब जिस व्यक्ति ने जैसा किया कर्म तो इंसान को अपने आप ढूंढ ही लेता है। मैं नज़रिए की बात करूंगी, आपके हिसाब से ये सही हुआ कि माफिया वहाँ मेडिकल के लिए जाता है, 3 लड़के आते हैं और वहाँ पे गोलियां चलाते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं। आपके हिसाब से क्या ये सही तरीका था, एक माफिया को वहाँ पे यहाँ पे जो गोलियां मारी गई हैं वो सही तरीका था? मुझे लगता है कि गैंग वॉर करने का और गैंग वॉर में एक दूसरे को मारने का तरीका है सही नहीं, बिल्कुल भी, बिल्कुल सही हो ही नहीं सकता। कानून में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस बात को सही नहीं ठहराता। सरकार भी अगर इस बात को सही मानती तो ना पुलिस वाले जो है लाइन हाजिर होते, ना एक सस्पेंड होता। सरकार भी इस चीज़ को सही नहीं मानती है। सरकार ने तो ऑलरेडी 44 साल के इतिहास में क्या किसी और सरकार की इतनी हैसियत औकात हो पाई कि वो उसको कन्विक्ट करा पाए? नहीं करा पाए। शायद तो सवाल खड़े कर रहे हैं योगी सरकार पे, इनफैक्ट ओवैसी साहब भी आ गए इस्तीफा मांगने के लिए। मुझे लगता है उनको सवाल खड़ा करना उनकी मजबूरी है। दिक्कत है ना, जब कार्रवाई नहीं हुई थी तो उससे पहले रोज़ाना विधानसभा में खड़े होकर अखिलेश यादव कहते थे कि ये देखिए गोलियां चल रही हैं उत्तर प्रदेश में, खुले में पुलिस वालों को मारा जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जब कार्रवाई हो गई तो कहते हैं कि ये तमाम चीज़ें हो गई। अगर आपको मुस्लिम वोट बैंक साधना है, मेरे लिए मुस्लिम वोट बैंक की रहनुमाई करने वाला वो गुलाम का परिवार तो हो सकता है जिसने बॉडी लेने से मना कर दिया, कह दिया कि हम इसकी बॉडी नहीं लेंगे क्योंकि इसके जैसे कर्म थे, इसका तो यही होना था। लेकिन अतीक की कोई रहनुमाई माने। जहाँ तक बात असदुद्दीन ओवैसी की है, मैं एक लिस्ट आपको दे दूंगा, अगर आपका उनके पास एड्रेस उनका आपके पास एड्रेस हो तो वो लिस्ट उनको कुरियर कर दीजिएगा। प्रोपेगेंडा है, फॉल्स है, जबरदस्ती के नैरेटिव पर गुब्बारा फुलाने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को टारगेट करके मारा जा रहा है। लिस्ट उठाकर देख लीजिए, सरकार ने लिस्ट आउट कर दी है, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 80% हिंदू हैं। अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जब सवाल उठने लगे क्योंकि इन्होंने मुसलमानों को टारगेट किया इसलिए ये लिस्ट में ज़्यादातर हिंदू को डाला गया? मैं तो जो जा चुके हैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो पास्ट में एनकाउंटर हुए हैं उनमें तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि पीछे वाली डेट में जाके सरकार लोगों को पिछली डेट्स में जाके मार के और आगे आ जाए। जो मरे हैं उनको उठा लीजिए ना, छोड़ दीजिए जो सरकार ने अब दिया है। मैं कहता हूँ आप इसको मत मारिए। आज जो 25 गैंगस्टर्स की लिस्ट हुई है 2 दिन पहले, आप उसको छोड़ दीजिए, मत मानिए, क्योंकि हो सकता है सरकार ने प्रेशर में कर दिया, या विपक्ष के कहना। लेकिन जो पुराने हमारा नहीं सर, विपक्ष का कहना। विपक्ष का कहना, ऑब्वियसली अब आप विपक्ष के सवाल मुझसे पूछेंगे तो जब मैं आपको कह रहा हूँ तो मतलब विपक्ष को ही कह रहा हूँ। लेकिन जो पहले एनकाउंटर्स हुए हैं वो तो झूठ नहीं बोल सकते ना। पीछे जाके समय में तो कोई एनकाउंटर नहीं कर सकता हिंदुओं का ज़्यादा। जो हुआ है आप उसको देख लीजिए। डेटा कहता है कि ज़्यादा हिंदुओं के एनकाउंटर्स हुए हैं, और इस बात के लिए भी मुझे कोई सिंपैथी, दर्द नहीं है, और इस बात के लिए मैं योगी आदित्यनाथ जी का इस्तीफा नहीं मांग रहा हूँ।
तमाम लोगों के हुए हैं और मांगना भी नहीं चाहिए। जिसका एनकाउंटर हुआ है, जो गैंगस्टर है, जो माफिया है, उसमें हिंदू मुस्लिम, अगर आप इस स्तर तक गिर जाएंगे कि उसमें भी हिंदू मुस्लिम ढूंढने लगेंगे क्योंकि आपको राजनीति करनी है या फिर मुस्लिमों के वोट लेने हैं, तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अगर मुस्लिमों में भी आपको हीरो मानना है तो अब्दुल कलाम या फिर फॉर दैट मैटर गुलाम का परिवार हो सकता है, लेकिन अतीक अहमद जैसे लोग नहीं। अच्छा, सवाल तेजस्वी यादव से जुड़ा मैं पूछूंगी क्योंकि उन्होंने संबोधन में, तेजस्वी यादव ने अतीक जी कहा है संबोधन में, इस पर आपकी क्या राय है? मुझे लगता है कि उनको खुद देखना चाहिए कि जी का मतलब क्या होता है। ये उसामा जी और ये अतीक जी और ये अफजल जी और ये पता नहीं क्या क्या जी लगाकर, ये देश सम्मान करता है हर किसी का, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हमारी संस्कृति ऐसी है। लेकिन जब एक आदमी जिसका नेटवर्क इतना बड़ा रहा हो, जिसने तांगे वाले से चलकर आगे 11,000 करोड़ का साम्राज्य बनाया हो, इतनी बड़ी चीज़ें करी हो, ये सब किया हो, आप उसको अगर इस तरीके का संबोधन देंगे तो जनता इस बात को सोचेगी भी और सवाल भी उठाएगी कि एक तरफ होता है कि किसी सम्मानित व्यक्ति के नाम के पीछे जी लग रहा है और एक तरफ एक गुंडे और गैंगस्टर के नाम के पीछे भी अगर आप जी लगा रहे हैं तो आप अपने आप को एक कटघरे में खड़ा कर। ये एंगल सिर्फ मुसलमान माफिया होने के बाद जो उठ रहा है, प्रॉब्लम वहाँ है। उसी एनकाउंटर से पहले 2 दिन पहले राणा का एक एनकाउंटर हुआ था। किसी ने पूछा क्या, एक चीज़ बताइए, कहाँ गए थे ये सारे सूरमा जो हैं? जब विकास दुबे के एनकाउंटर पे पूछा था क्या अखिलेश यादव ने कोई सवाल पूछा हो? छोड़ दीजिए उनको। असदुद्दीन ओवैसी का कोई बाइट आया हो? छोड़ दीजिए उनको। रफीकुर रहमान बर्क का कोई बाइट आया हो? छोड़ दीजिए उनको। तेजस्वी यादव का कोई बाइट आया हो? नीतीश कुमार का कोई बाइट आया हो? ममता बनर्जी का कोई बाइट आया क्या? क्योंकि उनको लग रहा था क्योंकि वो हिंदू था, वो गैंगस्टर था, मर गया, मर जाने दो। लेकिन ये मुसलमान भी तो गैंगस्टर ही था ना। इस पर इतना दर्द क्यों? क्योंकि अपने अपने राज्यों में मुस्लिम्स की एक वोट है और जब वो इस तरह की बातों का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है उनको चुनाव में वहाँ पर कोई फ़ायदा हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अतीक जैसे को की तरफदारी करने से या उसकी तारीफ करने से उनको कोई फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि 44 साल में पहली बार तो किसी सरकार में इतना दम निकला कि उसको कन्विक्ट करा ले गए, चीज़ों को गवाही करा ले गए, चीज़ें बेहतर करा ले गए, कोर्ट में प्रोसेस। शाइस्ता तो अभी भी गायब है सर, यूपी पुलिस ढूंढ नहीं पाई। 100% मिलेगी, कहाँ जाएगी, कितने दिन तक भागेगी? तो ढूंढ नहीं पाई। बिल्कुल ढूंढ नहीं पाई। लेकिन जब ढूंढ के उसको ढूंढ कर लाएंगे, भगवान ना करे वो पुलिस के ऊपर गोलियां चलाएं, क्योंकि जिस तरीके से वो कर रही है, वो इस समय बहुत टेंटेड कैरेक्टर है अपने आप में। आप खुद ही देखिए कि एक महिला, प्राइम लेडी भी कहा जा रहा है अब। आप एक देखिए ना, एक महिला जो अपने बेटा, इस दुनिया में एक कहावत है उत्तर प्रदेश में कि मूल से प्यारा ब्याज होता है इंसान को, मतलब कि जो अपनी औलाद होती है उससे प्यारा उनकी औलाद होती है, यानी कि अपने पोते पोतियाँ होते हैं। और वो तो उसका बेटा था, वो इतना प्यार करती होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। जब उसका हुआ, उसके बाद उसके पति का हुआ, उसके देवर का हुआ, पूरा नेटवर्क आपका ध्वस्त हो गया। सरकार आपसे बार बार कह रही है, पुलिस आपसे बार बार कह रही है, कोर्ट, आप तमाम चीज़ें आपके पास ऐसे ऑप्शंस हैं, आप सरेंडर कर सकते हैं। मुख्तार अंसारी की बीवी पे भी हो गया है। जाहिर है अब वो तो हो गए ना। देखिए, कानून के उससे बाहर कोई जा नहीं सकता। कानून का अपना एक क्राइटेरिया है, यही कह रहे हैं यूपी जो सरकार है वो सख्त है कानून पे। उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरा देश प्रदेश कह रहा है, पूरी दुनिया कह रही है। हाँ, कुछ लोग ज़रूर इसमें हैं जो नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन कोई ये कहे कि सख्त नहीं है, वो उत्तर प्रदेश में आकर देख ले। जो माफियाज हैं, जो लोग हैं, जो जेल में अपने आप जाने वाले हैं, जो खुद कह रहे हैं हमें जेल में भेज दो। एक ज़माने में जो कानून बनाते थे, आज वो खुद कह रहे हैं कि हमें जेल में